भारतीय इतिहास के ऐसे कई रहस्य अभी उजागर होना बाकी हैं जो इतिहास में नहीं पढ़ाए जाते या कि जिनके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। दरअसल भारत के इतिहास को फिर से लिखे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में पाठ्य पुस्तकों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो या तो अधूरा है या वह सत्य से बहुत दूर है। यह भी कहा जा सकता है कि वह एक तरफा लिखा गया था। दरअसल इतिहास जैसा है उसे वैसा प्रकट किया जाना चाहिए। जिस राजनीतिज्ञ को अपने देश के समाज और इतिहास की अच्छे से जानकारी नहीं होगी, वह स्वाभाविक रूप से समाज में प्रचलित धारणा या अफवाह को ही सच मानकर कार्य करेगा, जिससे समाज में असंतोष ही फैलेगा। हालांकि यहाँ बताई गई बातें सत्य हों ये जरूरी नहीं, लेकिन इस पर खुले दिमाग से और सभी साक्ष्य और स्रोत के साथ विचार विमर्श किए जाएं, तो निश्चित ही कम से कम ये समझ तो बढ़ेगी ही कि सबसे जरूरी है वह भारतीयता जो सदियों से चली आ रही परंपरा की पोषक है। तो आइए जानते हैं इतिहास का सबसे पहला झूठ। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। गोवा में एक जगह है जिसे वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है। सचमुच भारत खोया हुआ था और जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी? क्या वास्को डी गामा के पहले भारत में कोई विदेशी आया ही नहीं था? और क्या भारत कोई ऐसी चीज है जिसे खोजा जाए? हजारों वर्ग किलोमीटर के भूभाग को वास्को डी गामा ने खोज लिया। क्या आपको यह हास्यप्रद नहीं लगता? पढ़ाया ये जाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप के पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों के मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उसे यह नहीं बताते थे कि ये मसाले वहां पैदा किस जगह करते हैं। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। जहां तक सवाल भारत का है, तो इसके एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिसे पार करना और उस दौर में असंभव था। भारत के दूसरी ओर 3 ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला राशिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन यह रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसे चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। ऐसे में एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग को खोज करने यूरोप के नाविक निकल पड़े जिसके बारे में सुना बहुत था लेकिन देखा नहीं। इन नाविकों में से एक का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो कि इटली के निवासी थे। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को ड गामा जुलाई 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले। वास्को ड गामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था। 20 मई 1498 को वास्को ड गामा कालीकट तक पहुंचे और वहां के राजा से कारोबार के लिए हामी भरवा ली। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वास्को पुर्तगाल लौट गए। कालीकट अथवा कोलिकोड केरल राज्य का एक नगर और पनत है। वर्ष 1499 में भारत की खोज की यह खबर फैलने लगी। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप ने कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वे आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों का धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतिहास का दूसरा झूठ। भारत के इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी से होती है। इतिहास में 2 बातें प्रचलित की जाती हैं। पहली यह कि भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी की सभ्यता से होती है। दूसरी यह कि सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ थे, अर्थात वे आर्य नहीं थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह दोनों ही बातें झूठ हैं।
भारतीय इतिहास की शुरुआत को सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर बौद्ध काल से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। कुछ इतिहासकार इसे सिकंदर के भारत आगमन से जोड़कर देखते हैं। बौद्ध काल या सिंधु घाटी सभ्यता के काल को प्राचीन भारत के इतिहास का काल मानना उचित नहीं है। दरअसल यह भारत के प्राचीन काल का अंतिम हिस्सा था। यदि हम मेहरगढ़ संस्कृति और सभ्यता की बात करें तो वह लगभग 7000 से 3300 ईसा पूर्व अस्तित्व में थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1700 ईसा पूर्व अस्तित्व में थी। प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत 1200 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व के बीच नहीं हुई थी। यदि हम धार्मिक इतिहास के लाखों वर्ष के प्राचीन इतिहास को न भी माने तो संस्कृत और कई प्राचीन भाषाओं के इतिहास के तथ्यों के अनुसार प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत लगभग 13000 ईसा पूर्व हुई थी, अर्थात आज से 15000 वर्ष पूर्व। वर्तमान शोध से पता चलता है कि सिंधु और सरस्वती नदी के बीच जो सभ्यता बसी थी वह दुनिया की सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यता थी। वह वर्तमान में अफगानिस्तान से भारत तक फैली थी। प्राचीन काल में जितनी विशाल नदी सिंधु थी उससे कई ज्यादा विशाल नदी सरस्वती थी। शोधानुसार यह सभ्यता लगभग 9000 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी और 3000 ईसा पूर्व उसने स्वर्ण युग देखा और लगभग 1800 ईसा पूर्व आते आते यह लुप्त हो गई। कहा जाता है कि 1800 ईसा पूर्व के आसपास किसी भयानक प्राकृतिक आपदा के कारण एक और जहां सरस्वती नदी लुप्त हो गई, वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र के लोगों ने पश्चिम की ओर पलायन कर दिया। पुरातत्ववेत्ता मेसोपोटामिया 5000 से 300 ईसा पूर्व के सबसे प्राचीन बताते हैं, लेकिन अभी सरस्वती सभ्यता पर शोध किए जाने की आवश्यकता है। इतिहास का तीसरा झूठ, सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था। यह झूठ है या सच, इसकी फिर से खोज की जानी चाहिए। यदि इसमें भ्रम है तो इस भ्रम को ही यथावत इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए, अर्थात दोनों ही तरह की मान्यता को उजागर किया जाना चाहिए। चाणक्य के साथ ही क्या पोरस महान नहीं था? आज लोग कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। महान सम्राट पोरस को हराकर बंधक बनाकर जब सिकंदर के सामने पेश किया गया तो सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तो पोरस ने कहा, मेरे साथ वो व्यवहार करो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इतिहास को निष्पक्ष लिखने वाले प्लूटार्क ने लिखा, सिकंदर सम्राट पुरु की 20,000 की सेना के सामने तो ठहर नहीं पाया। क्या सिकंदर एक महान विजेता था? ग्रीस के प्रभाव से लिखी गई पश्चिम के इतिहास की किताबों में यही बताया जाता है कि पश्चिम जो कहता है दुनिया उसे आंख मूंदकर मान लेती है। मगर ईरानी और चीनी इतिहास के नज़रिए से देखा जाए तो यह छवि कुछ अलग ही दिखती है। अजीब लगता है, जबकि भारत में सिकंदर को महान कहा जाता है और उस पर गीत लिखे जाते हैं। उस पर तो फिल्में भी बनी हैं जिसमें उसे महान बताया गया और एक कहावत भी निर्मित हो गई है कि जो जीता वही सिकंदर। यदि सचमुच ही भारतीयों ने पश्चिम नहीं भारतीय इतिहासकारों को पढ़ा होता तो वो कहते जो जीता वही पोरस। लेकिन अंग्रेजों की 200 वर्षों की गुलामी ने अंग्रेज भक्त जो बना दिया है। सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने सौतेले व चचेरे भाइयों का कत्ल करने के साथ मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा था। यूनानी योद्धा सिकंदर एक क्रूर, अत्याचारी और शराब पीने वाला व्यक्ति था। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर ने कभी भी उदारता नहीं दिखाई। उसने अपने अनेक सहयोगियों को उनकी छोटी सी भूल से रिष्ट होकर तड़पा तड़पा कर मारा था। इसमें उसका एक योद्धा बसूस, अपनी धाय का भाई क्लीटोस और परमीनियम आदि का नाम उल्लेखनीय है। क्या एक क्रूर और हत्यारा व्यक्ति महान कहलाने लायक है? एक बार किसी छोटी सी बात पर उसने अपने सबसे करीबी मित्र क्लीटोस को मार डाला था। अपने पिता के मित्र परमीनियन, जिनकी गोद में सिकंदर खेला था, उसने उनको भी मरवा दिया। सिकंदर की सेना जहां भी जाती पूरे के पूरे नगर जिला दिए जाते। सुंदर महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता और बच्चों को भालों की नोक पर टांगकर शहर में घुमाया जाता। ऐसा क्रूर सिकंदर क्या अपने महान सम्राट पोरस के प्रति उदार हो सकता है? यदि पोरस हार जाते तो क्या वो जिंदा बचते और क्या उनका साम्राज्य यूनानियों का साम्राज्य नहीं हो जाता? इतिहास में यह लिखा गया है कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था।
यदि ऐसा होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाता और इतिहास कुछ और होता, लेकिन इतिहास लिखने वाले यूनानियों ने सिकंदर की हार को पोरस की हार में बदल दिया। हारे हुए सिकंदर का सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए यूनानी लेखकों ने यह सारा झूठ जाल रचा। ऐसे विवरणों के कारण ही सिकंदर को महान समझा जाने लगा और पोरस को एक हारा हुआ योद्धा, जबकि सच्चाई उससे ठीक उलट थी। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।